हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट सेकंड। इसे हम स्टार्टिंग से देखेंगे। कुछ टॉपिक्स हमने इसके ले लिए हैं पहले, बट आज इसको हम स्टार्ट करते हैं एटम के अस्तित्व से। यानी किसी भी परमाणु के अस्तित्व के बारे में हमें कब पता चला। तो किसी परमाणु का जो अस्तित्व है वो हमें ग्रीक फिलोसोफर ने 400 BC में बताया, और उन्होंने पता किया कि एटम जो है एक मैटर का फंडामेंटल यानी कि बेसिक बिल्डिंग कह सकते हैं हम उसे, उसकी आधारभूत संरचना है एटम। और एटम के बारे में बताया गया कि ये नॉन डिविजिबल है ना। एटम एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एटोमियो से ये उद्धृत हुआ है, और इसका मीनिंग था नॉन डिविजिबल यानी अनकटेबल। ओके, अनकटेबल वर्ड का मीनिंग है ये, जिससे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि और छोटे छोटे पार्ट्स में एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा स्टार्टिंग में कहा गया था। उसके बाद कई एक्सपेरिमेंट किए गए और जिससे पता लगाया गया कि एटम जो है वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया। तो मान ही जाते हैं, पहले हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में इस वर्ड की शुरुआत हुई, इसे खोजा गया। और एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो कि पहली बार जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई, जो कि ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। तो 1808 में जॉन डाल्टन ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने बताया था कि एटम जो है वो नॉन डिविजिबल है ना। उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनकी थ्योरी का खंडन किया गया आगे, और कई एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगाया गया कि जो एटम है उसे हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएं हम, पेज नंबर 27, जिसमें इन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया। तो इसकी आगे खोज की गई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इसके बाद खोज की गई, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। तो इस तरह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो किसी हद तक फेल हो गई थी। कुछ हद तक वो कुछ कंसेप्ट्स उसने क्लियर भी किए, बट काफ़ी हद तक उसे इस थ्योरी को फेलियर माना गया। तो इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो टॉपिक आता है, तो इसमें एक एपरेटस था जिसका यूज़ करके हमने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ये हम कह सकते हैं। तो 1897 में सर जे थॉमसन ने एक एपरेटस का यूज़ किया, जिससे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, तो डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें कि 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और कम टेम्परेचर और हाईली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर उसमें कोई गैस भर दी जाती है, और एक वैक्यूम पाइप से इसे अटैच कर दिया जाता है। वैक्यूम पाइप से इसलिए जोड़ा जाता है जिससे कि जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो कम कर उसके अंदर जो प्रेशर वर्क कर रहा है वो थोड़ा सा और कम कर दिया जाए, जिससे क्योंकि प्रेशर कम होने पर ही इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित हो सकता था। तो जैसे ही प्रेशर को कम किया गया तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रवाहित हो गया, और इस तरह से जो कैथोड है उस कैथोड से एनोड की तरफ एक ब्लू लाइट यानी रंगीन प्रकाश हमें दिखाई देता है। और इनसे जो रेज निकलती हैं वो इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल से एक प्रकार के निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और ये जो रेज होती हैं उन्हें कैथोड रेज नाम दिया गया, कैथोड रेज कहा गया, जो कि निगेटिव चार्ज होती हैं। और ये क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है वो निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और इलेक्ट्रॉन शब्द के जो जन्मदाता हैं वो स्टोनी हैं। स्टोनी ने इसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो सर जे थॉमसन ने कैथोड से प्राप्त जो कैथोड किरणें हैं, जो किरणें थी उन्हें कैथोड किरणें कहा। सर जे थॉमसन ने इन्हें कैथोड किरणें नाम दिया, जो कि मैंने आपको बताया कि निगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल से ये बनी थी, और इन्हीं पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। वैसे बहुत ही डिटेल में इसको बताया गया है एकदम स्टार्टिंग से कि 1830 में माइकल फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इसके अलावा भी प्लकर क्रूक्स जैसे वैज्ञानिकों ने गैसों में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के प्रयोग किए। जैसा कि हमने इस ट्यूब में देखा, डिस्चार्ज ट्यूब में, कि गैस में हम यदि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर
नॉर्मल टेम्परेचर रखें और विभव अधिक रखें, यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि अधिक कर दें तब भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर को कम करते हैं और पोटेंशियल हाई होता है, इसमें लगभग 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें लगाया जाए, तब भी इसमें तब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने लगता है। अब यदि इसको निर्वात पंप से जोड़ दिया जाए और प्रेशर को कम कर दिया जाए, यानी कि लगभग 1 मिलीमीटर प्रेशर कम कर दिया जाए, तो उसमें से करंट प्रवाहित होने लगता है। तो इसके लिए पहले ही वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए थे, जिसके आधार पर ही ये एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ सका। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो गैसें होती हैं वो विद्युत की कुछ अलग है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो इसके आधार पर ये मैंने आपको एपरेटस दिखाया है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। अब इसमें होता है क्या है कि आगे इसके जो एनोड वाला पार्ट है, उस तरफ जिंक सल्फाइड से बना हुआ एक स्फुरदीप्त पदार्थ, यानी कि फ्लोरोसेंस, इसमें एक स्फुरदीप्त पदार्थ इसमें लगा होता है, और इसके कारण उसमें जैसे ही रेज कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, वो इस स्फुरदीप्त पदार्थ से टकराती हैं, यानी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई है उसकी बनी हुई एक, तो उस स्क्रीन जैसे ही टकराती हैं वैसे ही इसमें से एक फ्लोरोसेंस निकलती है, यानी प्रतिदीप्ति निकलती है, जो कि हरे और पीले रंग की प्रतिदीप्ति होती है। ओके, तो आप इसको बुक में से कैथोड जो रेज होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज आप इसमें से पढ़ सकते हैं कि जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, वो सीधी रेखा में ही चलती हैं, है ना, एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, स्ट्रेट लाइन में, और इनका जो वेलोसिटी होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ कैथोड रेज की इसमें दी गई हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं कि उनके ये गुण हैं। तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई। और ये कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, अन्य कणों की तुलना में ये काफ़ी हल्के होते हैं। इनके वेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में हम देखते हैं। तो ये मैंने कुछ नोट्स जैसे बना रखे हैं शॉर्ट में, तो इन्हें और देख लें आप। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। सर जे थॉमसन ने 1897 में, ये जो मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया डिस्चार्ज ट्यूब का, उसके द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और नेक्स्ट इसी तरह से प्रोटॉन की खोज की गई। तो प्रोटॉन जैसे कि माने हम, यदि जो एटम है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है कम्प्लीटली, क्योंकि यदि उसमें कुछ निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी इसमें होने चाहिए। इसी आधार पर आगे खोज की गई, इस तरह से प्रोटॉन की खोज हुई। तो 1886 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब में से एनोड की तरफ से कुछ पार्टिकल्स आते हैं, जैसे कैथोड की तरफ से कैथोड रेज निकल रही है, वैसे एनोड की तरफ से कुछ पार्टिकल्स आते हैं, जो पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इनसे बनी हुई रेज निकलती हैं, उन्हें हम एनोड रेज कहते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन की खोज की गई। तो इसके लिए भी एक एपरेटस इसमें दिखाया गया है, जो आप देख सकते हैं। इसी एपरेटस का यूज़ किया गया था। इस तरह से प्रोटॉन की खोज को कंफर्म किया गया। नेक्स्ट हम देखें न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक ने 1932 में एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यदि बेरिलियम या अन्य परमाणु पर तीव्र गति से मूव करने वाले पार्टिकल्स की बौछार यानी बॉम्बार्डमेंट करवाया जाए तो हमें न्यूट्रॉन मिलता है। तब हमें बिना आवेश वाला न्यूट्रल पार्टिकल मिलता है, जो कि होता है न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम और हीलियम यानी कि
तीव्र गति से मूव करने वाले पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्फा कण, है ना। बेरिलियम पर इन अल्फा कणों की हम बौछार करवाते हैं, बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, जिससे कि हमें कार्बन मिलता है और साथ में न्यूट्रॉन कण हमें प्राप्त होते हैं, जो कि बिना आवेश वाले आवेश रहित कण होते हैं। और ये न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि एटॉमिक मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसके योग के आधार पर हम एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। अब हम अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड लेंगे, जिससे आप आसानी से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ सकें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू गाइज।